नमस्कार, मैं चंद्रकला शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम व्यवस्थापिका के दूसरे सदन राज्यसभा पर बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार के विभिन्न अंग होते हैं जिन्हें हम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के नाम से जानते हैं। जिन जिन देशों में संसदात्मक व्यवस्था अपनाई गई है वहाँ सामान्यतः हम व्यवस्थापिका या संसद के दो सदन देखते हैं, वो है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जहाँ निम्न सदन है वही राज्यसभा उच्च सदन है। लोकसभा को प्रत्यक्ष सदन और प्रथम सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को द्वितीय व उच्च सदन भी कहा जाता है। लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं वो जनता के द्वारा सीधे चुने हुए होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। राज्यसभा की जो रचना है वो लोकसभा के सहयोगी और सहायक सदन के रूप में की गई है। अब हम राज्यसभा की शक्तियों का विवेचन देखते हैं। लोकसभा के समान ही राज्यसभा को भी संविधान के द्वारा विधायी शक्तियां प्रदान की गई है। लोकसभा के साथ राज्यसभा मिलकर विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही बराबर शक्तियां प्रदान की गई है। अर्थात जो अवित्तीय विधेयक है या साधारण जो विधेयक है वह किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं और किसी भी सदन के द्वारा पहले से प्रस्तावित किए जा सकते हैं। दोनों सदनों के पारित होने पर ही वो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाते हैं। लेकिन व्यवहार में हम देखें तो सभी प्रकार के महत्वपूर्ण जितने विधेयक हैं वो लोकसभा में प्रस्तावित किए जाते हैं, न कि राज्यसभा में। अनुच्छेद 108 के अनुसार अगर किसी साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो उस विधेयक पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आह्वान किया जाता है, जिसे राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और उस बैठक में उस विधेयक के संबंध में जो निर्णय है वो बहुमत के आधार पर लिया जाता है। अब दूसरी शक्ति राज्यसभा की है संविधान संशोधन के संबंध में शक्ति। संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। संशोधन प्रस्ताव सामान्यतः तभी स्वीकृत समझे जाते हैं जब संसद के दोनों सदन उसे अपने अपने कुल बहुमत और उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर देते हैं। यदि संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में किसी प्रकार का मतभेद है, असहमति है, तो संविधान में जो संशोधन का विधेयक है वह गिर जाता है, अर्थात वो समाप्त हो जाता है। संविधान संशोधन के प्रसंग में ही राज्यसभा की शक्ति का परिचायक हमें इस बात से देखने को मिलता है कि 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक जो कि 1989 में रखे गए थे, उन विधेयकों को राज्यसभा में 2/3 बहुमत प्राप्त न होने के कारण समाप्त मान लिया गया या वो समाप्त हो गए। तीसरी जो शक्ति है राज्यसभा की वह है वित्तीय शक्ति। सामान्यतः राज्यसभा को लोकसभा के समान ही वित्तीय शक्ति प्राप्त है, लेकिन व्यवहारतः अगर हम देखें तो लोकसभा की स्थिति अत्यधिक उच्च है राज्यसभा की तुलना में। सामान्यतः समस्त प्रकार के वित्त विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं, अर्थात रखे जाते हैं, और लोकसभा से स्वीकृत होने के बाद में ही कोई भी वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा अधिक से अधिक उसको 14 दिन तक अपने यहाँ रख सकती है। अगर राज्यसभा
वित्त विधेयक के संबंध में अपने सुझाव लोकसभा को देती है और लोकसभा उन सुझावों को नहीं मानती तो 14 दिन के पश्चात वो वित्त विधेयक स्वतः पारित हो जाता है लोकसभा की इच्छा पर। अर्थात वित्त के क्षेत्र में राज्यसभा की स्थिति लोकसभा की तुलना में गौण है। अगली जो शक्ति है वो है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद जो है वो संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होता है और भारत में भी हम देखें तो मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, न कि राज्यसभा के प्रति। राज्यसभा के सदस्य जो है मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, उनके कार्य की आलोचना कर सकते हैं, परंतु अविश्वास के प्रस्ताव के द्वारा उन्हें हटा नहीं सकते। उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाने का मंत्रियों को जो अधिकार है वो संविधान में सिर्फ लोकसभा सदस्यों को ही दिया गया है। अगली शक्ति है विविध शक्तियाँ। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर कुछ ऐसे विविध कार्य हैं जो संविधान ने दोनों को दिए हैं और दोनों उसको संपन्न करते हैं। जैसे राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करते हैं। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग भी ला सकती है, लेकिन महाभियोग का प्रस्ताव तभी पारित समझा जाता है जब दोनों सदन इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास करके उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है, लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो प्रस्ताव है वो प्रथम बार राज्यसभा में ही पारित होकर लोकसभा के पास जाता है। अगर आपातकाल को 1 माह से अधिक अवधि तक लागू करना है तो इस प्रकार के प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पृथक पृथक अपने विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है। लोकसभा अगर मान लीजिए उस वक्त भंग हो रखी है तो ऐसी स्थिति में सिर्फ राज्यसभा का विशेष बहुमत ही उसको अनुमोदित करता है। अब बात करते हैं हम राज्यसभा की कुछ अनन्य या विशेष शक्तियों की जो संविधान ने सिर्फ राज्यसभा को ही दी है। राज्यसभा को 2 ऐसे अनन्य शक्तियां प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है और जिनका प्रयोग वास्तव में सिर्फ राज्यसभा ही करती है। अनुच्छेद 249 अर्थात अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। अगर राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद को उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। हम देखें तो ऐसा प्रस्ताव जो है प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए ही पारित किया जाता है, लेकिन आवश्यकता होने पर उसके कार्य को या उसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। अगली जो शक्ति है वो है संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा ही अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को देती है। राज्यसभा अगर इस प्रकार का प्रस्ताव पारित नहीं करती तब तक संसद या भारत सरकार किसी भी नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था को नहीं कर सकती है। अब हम राज्यसभा की शक्तियों का मूल्यांकन देखते हैं। राज्यसभा की जो शक्तियां हमने देखी है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की जो स्थिति है वह थोड़ी
कम महत्व की है, या हम कह सकते हैं कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां उसकी स्थिति पूर्णतः गौण है। लेकिन राज्यसभा न केवल द्वितीय सदन है, बल्कि यह द्वितीय महत्व का भी सदन है। शक्तियों की दृष्टि से हम देखें तो इसकी स्थिति जो है राज्यसभा और अमेरिकी सीनेट के बीच की कही जा सकती है। वास्तव में राज्यसभा का जो निर्माण है वो हमारे संविधान निर्माताओं ने लोकसभा के सहायक और सहयोगी अंग के रूप में इसका निर्माण किया था। लेकिन राज्यसभा प्रथम सदन को नियंत्रित रखने वाला सदन है। राज्यसभा शासन तंत्र का एक आवश्यक अंग है जो लोकसभा को जनता के हितों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अर्थात यह एक आवश्यक अंग है, केवल दिखावे मात्र का दूसरा सदन नहीं है।